नमस्कार। हिंदी आचार्य के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। आपने शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो सुना होगा, शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये जानते हैं कि जो भी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाएगी, यानी कि शास्त्रीय भाषा उसको कहा जाएगा, माना जाएगा भारत में, उसको कैसे चुना जाता है। सबसे पहले तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसकी कसौटी क्या है कि सबसे पहले तो वो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसके जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हों, यानी कि उसकी प्राचीन पुस्तकें अवेलेबल हो और वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी हो पुस्तकें लिखी गई। दूसरा कि इनका जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, जो इनका साहित्यिक रिवाज है इनके, वो इनके ओरिजिनल होने चाहिए, इनके अपने होने चाहिए, दूसरे भाषाओं से उधार लिए हुए नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये जिन जिन भाषाओं में क्राइटेरिया फॉलो होता है तो उनको फिर मान लिया जाता है शास्त्रीय भाषाएं। और जब कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा मान ली जाती है भारत में, तो भारत सरकार फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कहती है कि आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसके लिए खोलिए। जैसे कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, तो इसके लिए इन भाषाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएं। और इसी के साथ जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उनमें प्रोफेसर्स की चेयर्स होनी चाहिए, नई चेयर्स क्रिएट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए उड़िया जो भाषा है, वो भाषा अब एक क्लासिकल 2014 में क्लासिकल भाषा डिक्लेयर कर दी गई है। तो अब उड़िया भाषा की प्रमोशन के लिए भी भारत सरकार कदम उठाएगी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर विशेष तौर पर उड़िया भाषा को सिखाने के लिए भी प्रोफेसर्स होंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हमें समझ में आ गया कि भारत की शास्त्रीय भाषाएं कैसे चुनी जाती हैं और फिर उनके लिए भारत सरकार बहुत सारे फंड्स देती है। उनको आगे उनकी बढ़ोतरी के लिए इनाम वगैरह भी, उनके जो विद्वान होते हैं उन लोगों को इनाम वगैरह भी इंटरनेशनल लेवल के दिए जाते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि भारत की कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये देखने के लिए आपको भारत के मैप के साथ समझाती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि तमिल भाषा जो है, तमिलनाडु की तमिल भाषा जो है, इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा डिक्लेयर किया गया था। दूसरी हम देख सकते हैं संस्कृत। संस्कृत के बारे में बच्चों, वो तो पूरे भारत में ही प्राचीन समय में चला करती थी। हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में ही लिखे गए हैं और फिर संस्कृत से ही आगे जो दूसरी भाषाएं हैं, चाहे वह पंजाबी हो, चाहे वह राजस्थान की भाषा हो, हिंदी हो, मध्य प्रदेश गुजराती भाषा या मराठी भाषा, तो ये सारी बंगाली भाषा हो गई, असम भाषा, असमिया भाषा हो गई, हरियाणवी हो गई। तो ये जो भाषाएं हैं ये सब संस्कृत में से ही आगे डेवलप होकर निकली हैं। और तो संस्कृत तो क्लासिकल भाषा है ही। और आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक जो है, प्राचीनतम पुस्तक जो लिखी गई है, जो सबसे प्राचीन पुस्तक है वह है ऋग्वेद, जो कि संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत में भी कुछ फर्क है बच्चों। अब आगे देखते हैं कर्नाटका की भाषा कन्नड़। इसे 2008 में डिक्लेयर किया गया कि यह भी एक क्लासिकल भाषा है। आगे देखते हैं मलयालम, यानी कि केरला की भाषा जो है मलयालम भाषा, इसे 2013 में डिक्लेयर किया गया कि यह एक क्लासिकल लैंग्वेज है। फिर तेलुगु भाषा, जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, यहाँ पर इस भाषा को 2008 में डिक्लेयर किया गया था क्योंकि तब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। तो उस समय पर आंध्र प्रदेश की ही जो भाषा मानी जाती थी, 2008 में इसे तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। और अब 2014 आखिरी भाषा 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा डिक्लेयर किया गया। और यह कहाँ की भाषा है? उड़ीसा की भाषा है उड़िया। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी से संबंधित वीडियोस, जीके से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य